Hello aspirants, welcome to Daily News Analysis. Today is Sunday, so we will discuss The Hindu and not Indian Express. Okay, Sunday The Hindu is more important than Indian Express. Alright, so today the date is December 3, so let's get started. यहाँ पर ये जो भोपाल में गैस ट्रेजेडी हुई थी, it is my hometown as well. Okay, it happened on December 2, 1984. Okay, and which was the gas that has been released in this tragedy? It was methyl isocyanate. Okay, इसके अलावा इसका इम्पैक्ट आज तक देखने को मिलता है. इवन सॉइल में मर्क्यूरी का कंसंट्रेशन भी काफी ज्यादा है अभी भी यहाँ पर. ओके, तो हमारे काम की नहीं है वो न्यूज़, बस न्यूज़ फ्रंट पेज पे थी तो हमने देख ली. ओके, नाउ इंडिया इज नॉट अमंग द 118 नेशंस दैट प्लेज टू पुश फॉर ग्रीन एनर्जी. नाउ सी, इंडिया तो प्रमोट करता है ग्रीन एनर्जी को, फिर इंडिया इसका पार्ट क्यों नहीं बना? तो इंडिया का कहना है कि यहाँ पर इस टेक्स्ट की कुछ लैंग्वेज प्रॉब्लमेटिक थी. ओके, बट स्पेसिफिकली इंडिया के क्या प्रॉब्लम है इस टेक्स्ट में, तो ये रीजंस अभी तक इंडिया ने नहीं बताए हैं. ठीक है, जब बताएगा तब देखेंगे. बट फॉर नाउ, as many as 118 countries signed a pledge to triple installed green renewable energy by 2030. ओके, और हम लोग इतने दिन से बात कर ही रहे हैं कि अभी इंस्टॉलेशन है जो वर्ल्ड ओवर ग्रीन एनर्जी का वो है 3500 गीगावाट. इसको ट्रिपल करना है, ऑलमोस्ट 11,000 गीगावाट तक लेके जाना है ग्लोबल एनर्जी. ओके, ग्लोबल लेवल की बात हो रही है. बट इंडिया ने फिलहाल इसको साइन नहीं किया है. इंडिया इज नॉट ऑन द लिस्ट. एंड इवन इवन देयर इज एब्सेंस ऑफ चाइना एज वेल. चाइना जिसके पास वर्ल्ड में सबसे ज्यादा रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी इंस्टॉल्ड है. ओके, चाइना इज नंबर 1 इन रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी. इंडिया इज 4th. उसके बाद भी दोनों कंट्रीज से इसमें ज्वाइन नहीं किया है, तो दैट इज नॉट गुड थिंग. एनीवे, रीजंस क्या है वो बाद में पता चलेंगे. द ग्लोबल रिन्यूएबल एनर्जी एफिशिएंसी प्लेज committed to tripling worldwide installed renewable energy generation to at least 11,000 gigawatt and to double the global average annual rate of energy efficiency improvement by more than 4% by 2030. Okay, remember this also, energy efficiency. Now, इंडिया ने भी अपने आईएनडीसी में ऑलरेडी जबकि लिखा हुआ है, हमारे जो आईएनडीसी हैं उसमें से हमने आपने वर्ड सुना होगा पंच प्रण. राइट, प्राइम मिनिस्टर प्रॉमिस करके आए थे. इस पंच प्रण में से एक था कि हम लोग अपनी बाय 2030 जो हमारा इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन होगा उसमें से एटलीस्ट 500 गीगावाट इलेक्ट्रिसिटी जो आएगी वो रिन्यूएबल एनर्जी से आएगी, या आप ये कह लीजिए कि नॉन फॉसिल फ्यूल से आएगी. दैट वाज द एग्जैक्ट वर्ड. ठीक है, रिन्यूएबल ना यूज करके नॉन फॉसिल. ठीक है, तो उसमें न्यूक्लियर वगैरह वो सब आ जाएंगे. ऑलराइट, और अभी मार्च 23 में अगर हम देखें तो हमारा जो रिन्यूएबल एनर्जी की कैपेसिटी है दैट इज ऑलमोस्ट 170 गीगावाट इंस्टॉल्ड कैपेसिटी. ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है कि 2030 तक यहाँ पहुंचना बहुत चैलेंजिंग टास्क है. बट इंडिया ने सेट किया है टारगेट, तो लेट्स सी. यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर मोदी ने मुलाकात की है मालदीव्स के प्रेसिडेंट से, और दोनों ने सेटअप किया एक कोर ग्रुप टू फर्दर डीपन देयर partnership. Okay, economic level पर development cooperation, people to people ties and so on. ये वो आंध्रा और तमिल की बॉर्डर पर आने वाला है साइक्लोन मिचोंग. ये हरीसा एक मीट एंड राइस की डेलिकेसी डिश होती है, कश्मीर में बनती है. आज हम लोग काफ़ी सारी चीज़ें देखेंगे लेक्चर में, सो प्लीज़ लेक्चर को पूरा कंप्लीट जरूर देखना. नागार्जुना सागर डैम है, यू ऑलरेडी नो कहाँ पर है, किस रिवर पर है, कृष्णा रिवर पर है. ठीक है, आंध्रा और तेलंगाना के बीच. ओके, ये नंबियार थेयम परफॉर्मेंस एट कोझिकोडी. अब देखिए, पहली बात तो ये है केरल में होती है, फर्स्ट थिंग. ओके, सेकंड थिंग, इसका रीजन क्या है? इसका रीजन ये है कि यहाँ पर जब 19th सेंचुरी में ब्रिटिशर्स सेटल हुए थे तो काफी सारी टाइगर के ना अटैक होते रहते थे. तो इन लोगों ने क्या किया, इन लोगों ने इस तरह के लोग ढूंढे जो हंटिंग में बहुत एक्सपर्ट हुआ करते थे. ठीक है, तो उन्हीं में से एक आदमी था नंबियार. ठीक है, तो ये लोग जब गए, और उसके साथ ना काफी सारे गनमैन भी थे नंबियार के साथ. बट जब टाइगर ने अटैक किया तो सारे गनमैन छोड़ के भाग गए. बट इस आदमी ने अकेले अपने भाले से मार के और शेर की पूंछ और जीभ काट के ले आया था. तो तब से इसके ऑनर में सेलिब्रेट किया जाता है नंबियार थेयम परफॉर्मेंस केरल में.
ओके, बस इतना ही जानना है। सुप्रीम कोर्ट डायरेक्ट बिहार गवर्नमेंट टू रिमूव एनक्रोचमेंट नियर दी गंगा। अब देखिए ये इंडिया की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि जरा सा कहीं वाटर इधर उधर रिसीड क्या हो जाए, लोग उस पर जाके एनक्रोचमेंट कर लेते हैं। ये सिर्फ गंगा के लिए ही बात नहीं है। दिल्ली में देखेंगे यमुना फ्लड प्लेन्स पर, तो वहां भी लोग खेती भी कर रहे हैं, उन्होंने अपनी झुग्गियां भी बना रखी हैं। ठीक है, तो ये एनक्रोचमेंट रोकना जरूरी है। बट एट द सेम टाइम अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ इसके बारे में सारी डिटेल्स। ठीक है, गंगा को लेकर हमने जो भी किया है सिंस 2014, हम उसको पूरा डिटेल में जानेंगे। ओके, देखिए सबसे पहले तो एक बॉडी बनाई गई, नेशनल गंगा काउंसिल, हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर हिमसेल्फ। अब ये भी आपको कई बार जानना जरूरी हो जाता है कि कौन कौन सी बॉडीज हैं जिनके चेयरमैन खुद प्राइम मिनिस्टर होते हैं। ठीक है, जैसे नीति आयोग हो गया। ओके, ऐसे कई हैं। तो मैं आपसे जानना चाहूंगा एटलीस्ट 5 ऐसी बॉडीज के नाम कमेंट सेक्शन में जिनके चेयरमैन खुद प्राइम मिनिस्टर होते हैं, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन यूपीएससी आपसे पूछेगा, इसलिए प्लीज जान लीजिए। ठीक है, इसी नेशनल गंगा काउंसिल के अंडर में ही ये मिशन चलता है, नेशनल मिशन ऑन क्लीन गंगा। क्लियर? तो चलिए इसको जान लेते हैं, नेशनल मिशन ऑन ऑफ क्लीन गंगा। तो दिस इज रजिस्टर्ड एज ए सोसाइटी अंडर सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट ऑफ 1860। ओके, ये इम्प्लीमेंटेशन आम हुआ करता था नेशनल गंगा रिवर बेसिन अथॉरिटी का। ओके, जो कि अब रिप्लेस कर दी गई है बाय नेशनल गंगा काउंसिल। तो आप कह सकते हो कि नेशनल गंगा काउंसिल का ही इम्प्लीमेंटेशन आम है अब ये, दिस वन। ओके, और ये कंस्टिट्यूट किस एक्ट के अंडर में की गई है? तो इट इज कंस्टिट्यूटेड अंडर एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986। ओके, अब ये जो अथॉरिटी थी ये वाली नेशनल गंगा रिवर बेसिन अथॉरिटी, दिस वाज डिसॉल्व इन 2016 एंड रिप्लेस्ड बाय नेशनल काउंसिल फॉर रिजुविनेशन प्रोटेक्शन एंड मैनेजमेंट ऑफ रिवर गंगा। ओके, सो रिमेंबर दिस वर्ड, ये बॉडी रिप्लेस हो चुकी है। ऑब्जेक्टिव क्या है इसका? टू रिड्यूस पॉल्यूशन एंड एंश्योर दी रिजुविनेशन। ओके, आप कह सकते हो कि ट्विन ऑब्जेक्टिव है, पहला पॉल्यूशन को कम करना और दूसरा गंगा को रिजुविनेट करना। नमामि गंगे इज वन ऑफ द कोऑप्टेड प्रोग्राम ऑफ दिस इटसेल्फ। ओके, इसी के अंडर में एक प्रोग्राम चलता है नमामि गंगे। इसका ऑर्गेनाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। ओके, ऑर्गेनाइजेशन देख लीजिए। द एक्ट एनविसेज 5 टियर स्ट्रक्चर। ओके, ये भी याद रखना है क्योंकि एक बार क्वेश्चन आधार पे पूछा गया था तो उसमें यही पूछा था 2 स्टेज सिक्योरिटी है या 3 स्टेज। ओके, तो ये 5 टियर स्ट्रक्चर है, नेशनल लेवल, स्टेट लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल, टू टेक मेजर फॉर प्रिवेंशन, कंट्रोल, अबेटमेंट ऑफ एनवायरमेंटल पॉल्यूशन। नेशनल गंगा काउंसिल अंडर चेयरमैनशिप ऑफ ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, इसके अंदर में एक एम्पावर्ड टास्क फोर्स बनाई जाती है ऑन रिवर गंगा अंडर चेयरमैनशिप ऑफ जल शक्ति मिनिस्ट्री। फिर नेशनल मिशन ऑन क्लीन गंगा इसके अंडर में ही चलता है। ठीक है, गंगा स्टेट कमिटीज बनाई जाती हैं, डिस्ट्रिक्ट गंगा कमिटीज बनाई जाती हैं। राइट, सो दैट इज हमारा नेशनल गंगा काउंसिल। ओके, उसी के अंडर में हमारा ये एनएमसीजी प्रोग्राम चल रहा है जो हमने ऊपर देखा, नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा। ओके, फिर इसके अंडर में हमारी स्टेट लेवल पर कुछ कमिटीज बनाई गई हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर कुछ कमेटी बनाई गई हैं। ओके, और इसके अलावा एक टास्क फोर्स बनाई गई है और जिसके चेयरमैन कौन है? जल शक्ति मिनिस्ट्री। ओके, नेशनल लेवल, स्टेट लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल एंड ए टास्क फोर्स अंडर जल शक्ति मिनिस्ट्री, दैट इज ऑर्गेनाइजेशन ऑफ दिस। चैलेंजेस हैं तो देखिए मैं इनको रीड नहीं कर रहा हूँ क्योंकि लेक्चर बहुत ज्यादा लेंदी हो जाएगा, आज काफी चीजें बतानी मुझे आपको, बट मोटा मोटा आप समझ सकते हो और खुद से रीड कर लेना। पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दूंगा, टेलीग्राम चैनल का लिंक है इजी एस बाई यूपीएससी। ओके, द गोल इज टू मेक योर प्रिपरेशन इजी। ऑलराइट, चैलेंजेस की बात करें तो लैंड एक्विजिशन इज ए चैलेंज। ठीक है, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट वगैरह लगाने हैं तो वो एक चैलेंज है, एनक्रोचमेंट हटानी है वो एक चैलेंज है, क्योंकि उनको हटाओगे तो कहीं तो उनको सेटल करना पड़ेगा ना फिर। ओके, लैक ऑफ लोकल इनिशिएटिव्स, लोकल लोग रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते हैं, इम्प्रॉपर फंडिंग, म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, गंदा पानी सीवेज का पानी नदी में छोड़ दिया जाता है, इनएडिक्वेट सीवेज कवरेज एंड इम्प्रॉपर वेस्ट डिस्पोजल। ओके, ऑल आर सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, आप खुद से उसको रीड कर लीजिएगा, हो जाएगा। वाटर इफेक्ट्स, ठीक है, ये जरूरी है यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से कि इसके इफेक्ट्स क्या क्या हैं, मतलब क्या अच्छा हुआ है, क्या देखने को मिला है। तो सी, वाटर क्वालिटी इज नाउ विद इन प्रेस्क्राइब लिमिट ऑफ नोटिफाइड प्राइमरी बाथिंग वाटर। ओके, सो दैट इज वन थिंग। देर इज कॉन्स्पिक्यूअस साइन ऑफ इंप्रूवमेंट इन वाटर क्वालिटी अलोंग गंगा वॉज ए राइज इन डॉल्फिन पॉपुलेशन। अब आपको पता है इसमें शेड्यूल 1 स्पीशीज है ये डॉल्फिन। ओके, और जब डॉल्फिन का दिखना ये साइन है कि शायद गंगा का पानी कंपैरेटिवली प्योर हो रहा है।
ओके, पानी बेटर हो रहा है, तब भी डॉल्फिन दिखेंगी उसमें, अदरवाइज नहीं दिखती हैं। ठीक है, एडल्ट के साथ साथ जुवेनाइल भी दिखते हैं, और इनकी पॉपुलेशन भी 2000 से बढ़ के करीब 4000 हो गई है। डॉल्फिन्स कैन बी सीन इन न्यू स्ट्रेचेस ऑफ रिवर एज वेल एज इन इट्स ट्रिब्यूटरीज। फिशरमैन ऑल्सो रिपोर्टिंग इंक्रीज प्रेजेंस ऑफ इंडियन कार्प। कार्प एक तरह की फिश स्पीशीज होती है, दैट ओनली थ्राइव इन क्लीन वाटर। वी हैव नेचर्स वर्डिक्ट ऑन रिवर इंप्रूवमेंट। The typical parameter used by Central Pollution Control Board, such as level of dissolved oxygen, biochemical oxygen demand, या fecal coliform, they vary widely along various stages of the river. NMCG is working to develop water quality index on lines of air quality index to be able to better communicate about river water quality. Okay. अब मैंने आपको ऊपर क्या बताया था? मैंने आपको बताया था कि इसी इसी के अंडर में नेशनल मिशन ऑन क्लीन गंगा जो रजिस्टर है एज ए सोसाइटी, इसी के अंडर में एक इनिशिएटिव चलता है नमामि गंगे। तो इसको और जान लेते हैं, आपके प्रीलिम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये एक कंजर्वेशन मिशन है, अप्रूव्ड एज ए फ्लैगशिप प्रोग्राम इन जून 2014, जैसे ही मोदी जी प्राइम मिनिस्टर बने थे। ट्विन ऑब्जेक्टिव है, पहला पोल्यूशन को कम करना और दूसरा रिवर को रिजुविनेट करना। इट इज बीइंग ऑपरेटेड अंडर डिपार्टमेंट ऑफ वाटर रिसोर्स, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के अंडर में आता है। प्रोग्राम इज बीइंग इम्प्लीमेंटेड बाय दिस बॉडी इटसेल्फ, ऊपर जो सोसाइटी हमने देखी नेशनल मिशन ऑन क्लीन गंगा, एंड इट्स स्टेट काउंटर पार्ट कौन सा है? स्टेट प्रोग्राम मैनेजमेंट ग्रुप। इसी के जो ऊपर हमने देखा था ना स्टेट और डिस्ट्रिक्ट लेवल की बॉडीज, ये स्टेट लेवल की और डिस्ट्रिक्ट लेवल की, ये उसी के काउंटर पार्ट है। एनएमसीजी इज द इम्प्लीमेंटेशन विंग ऑफ नेशनल गंगा काउंसिल, ऑलरेडी ऊपर देख चुके हैं। ठीक है, और नेशनल गंगा काउंसिल ने किसको रिप्लेस किया है? इस अथॉरिटी को, नेशनल गंगा रिवर बेसिन अथॉरिटी को। इट हैज 20,000 करोड़ सेंट्रली फंडेड नॉन लैप्सेबल कॉर्पस, मतलब लैप्स नहीं होगा ईयर खत्म होने पर भी। मेन पिलर्स क्या है इसके? सीवेज ट्रीटमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव करेंगे ताकि पानी को पहले प्यूरिफाई किया जा सके, जो गंदा पानी है सीवेज का, और उसके बाद उसको नदी में रिलीज किया जाए, ना कि गंदा पानी डायरेक्ट रिलीज किया जाए। रिवर फ्रंट बनाएंगे आसपास। ठीक है, ये रिवर जा रही है तो यहाँ पे फ्रंट, ठीक है, लोगों की घूमने फिरने के लिए पेवर ब्लॉक वगैरह लगा के, पेड़ लगा के। ओके, रिवर सरफेस क्लीनिंग, सरफेस पे जो इम्प्योरिटीज तैरती रहती हैं, ओके, उसको कलेक्ट करेंगे ताकि वो पॉल्यूशन रोका जाए। लोग रैपर फेंक देते हैं, पॉलीथीन फेंक देते हैं। बायोडाइवर्सिटी को प्रिजर्व किया जाए, तो ये इंप्रूवमेंट हमें क्लियरली दिख भी रहा है। क्रैब की पॉपुलेशन बढ़ी है, राइट। उसके अलावा डॉल्फिन हमें ज्यादा देखने को मिल रही है, तो बायोडाइवर्सिटी प्रिजर्व करने की कोशिश कर रहे हैं। एफॉरेस्टेशन यहाँ पर इसके अक्रॉस किया जाएगा, ठीक है, ताकि जो सॉइल सॉइल बह जाती है नदी के साथ और एनक्रोच करती रहती है, रिवर ब्रॉड होती रहती है, उसको रोका जा सके। ठीक है, पेड़ की मदद से। पब्लिक अवेयरनेस, इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट को मॉनिटर किया जाएगा कि आप लोग लेदर, जैसे लेदर इंडस्ट्री बहुत है, मीट इंडस्ट्री बहुत है यूपी में, तो कहीं वो तो इसमें रिलीज नहीं कर रहे हैं। और दूसरा गंगा ग्राम, यानी कि हम गांव को एकदम क्लीन बनाने की कोशिश करेंगे ताकि वहां से कोई भी गंदा पानी इसमें ना आए। अब ये जानना बहुत जरूरी है आपके एग्जाम के लिए कि जब गंगा यहाँ से निकलती है तो कैसे बनती है। ठीक है, क्योंकि अभी जब गंगा हमारे दिमाग में आती है तो हमारे दिमाग में मेनली यही चलता है, भागीरथी। ठीक है, लेकिन शुरू से देखते हैं। देखिए, बद्रीनाथ, बद्रीनाथ से निकलती है अलकनंदा, सॉरी अलकनंदा नहीं, अलकनंदा, लेकिन बद्रीनाथ से जो रिवर निकलती है उसमें आके यहाँ से मिलती है धौली गंगा, ठीक है, विष्णु प्रयाग पर, और दोनों मिलके क्या बन जाती हैं? अलकनंदा। ठीक है, तो अलकनंदा बन गई यहाँ पर, ठीक है, धौली गंगा के मिलने से। इसके बाद अब ये अलकनंदा आएगी और ये मिलेगी नंदाकिनी से, कहाँ पर? एट नंद प्रयाग। ओके, उसके बाद और आगे जाएगी तो पिंडर गंगा आके मिलेगी एट कर्ण प्रयाग। फिर ऊपर केदारनाथ से, नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट, केदारनाथ से आती है मंदाकिनी। जब मंदाकिनी आके इसे मिलेगी एट रुद्रप्रयाग, ओके, उसके बाद ऊपर से आएगी भागीरथी जो कि निकलती है गंगोत्री से, और ये भागीरथी जब यहां पर आके अलकनंदा से मिलती है तो देवप्रयाग पे। ओके, आई होप आपको समझ में आया हो। एक बार फिर से रिवाइज करते हैं, कंफ्यूज नहीं होना है, इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। ओके, धौली गंगा, ठीक है, यहां से बद्रीनाथ से निकल रही है आपकी अलकनंदा। ठीक है, ये पहले दिमाग में बिठा लो, बद्रीनाथ से अलकनंदा निकली, फिर उसमें आके धौली गंगा मिलेगी एट विष्णु प्रयाग, और आगे जाएगी अलकनंदा तो वहां पे आके नंदाकिनी मिलेगी एट नंद प्रयाग। फिर अलकनंदा और आगे जाएगी, वहां पे आके मिलेगी पिंडर गंगा एट कर्ण प्रयाग। ओके, तो आप कह सकते हो कि रिवर की डायरेक्शन ये है, क्योंकि ठीक है, तो ये सब धौली गंगा, मंदाकिनी और पिंडर गंगा, ये हो गई इसकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी। ठीक है, और लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी, और वहीं पे बन गए आपके विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग एंड पिंडर, सॉरी कर्ण प्रयाग। ओके, विष्णु, नंद प्रयाग एंड कर्ण प्रयाग। ठीक है, ये सब बन गए लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी से। अब हम आते हैं अलकनंदा की राइट बैंक ट्रिब्यूटरी पर। तो सबसे पहले केदारनाथ से निकल के आएगी मंदाकिनी, ये मिलेगी रुद्रप्रयाग पे। दूसरा
गंगोत्री से निकलेगी भागीरथी, ये मिलेगी देवप्रयाग पे। तो आप कह सकते हो कि राइट बैंक ट्रिब्यूटरी पे आके रुद्रप्रयाग बनाएंगे ये और देवप्रयाग बनाएंगे, ठीक है। और कौन बनाएंगी? मंदाकिनी और भागीरथी, ठीक है। और भागीरथी जब यहाँ आके अलकनंदा से मिल गई तब ये कहलाएगी अब गंगा, ठीक है। और यहाँ पे यमुनोत्री से यमुना अलग निकल के जा रही है, जो कि पैरेलली जाके फिर आगे जाके यूपी में मर्ज होगी, ठीक है। तो ये पंच प्रयाग अगर आपको समझ में आ गए हैं तो अब हम आ जाते हैं अपने इस पर, ठीक है। क्योंकि हमारे लिए जरूरी हो जाता है लेफ्ट बैंक और राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज तैयार करना एग्जाम के लिए। ऑलराइट, नाउ पहले तो ये गंगा को ट्रेस करते हैं और फिर इसकी ट्रिब्यूटरीज देखते हैं। ओके, नाउ सी, अब क्योंकि रिवर की डायरेक्शन इस तरफ है, ठीक है, तो ये जो ऊपर की तरफ है ये सब कहलाएंगी इसकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी, और इधर साइड वाली कहलाएंगी सब राइट बैंक ट्रिब्यूटरी। फिर अब देखिए लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज देखते हैं पहले। तो गंगा की लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज में हमें देखने को मिलती है शारदा, गोमती, घाघरा, राप्ती, गंडक, और इधर से आती है सप्तकोशी, ठीक है। ये हो गई हमारी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी। राइट बैंक ट्रिब्यूटरी में सबसे इंपॉर्टेंट तो है यमुना, ठीक है। और यमुना की फर्दर ट्रिब्यूटरीज हैं ये सब चंबल, सिंध, बेतवा, धासन, केन, ये सब एमपी से निकल के आती हैं, ओके। इसके अलावा तो राइट बैंक ट्रिब्यूटरी में एक इंपॉर्टेंट हो गई यमुना, दूसरी हो जाएगी सोन, ये पटना में जाके गंगा में मिलती है, राइट। तो प्लीज ये लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी एंड राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज याद रखिएगा। तो यहाँ पे हमने गंगा खत्म किया, वापस से आते हैं अपने न्यूज़पेपर पे। ओके, ना हाँ ये और याद रख लो कि रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी में चाइना तो है नंबर 1, इंडिया है 4th, ओके, और यूएसए है 2nd रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी में, ओके, और ब्राजील है 3rd, ओके। तो ये चारों याद रख लो, ठीक है। और इंडिया चाइना ने ये ग्रीन एनर्जी का प्लेज नहीं लिया है। यहाँ पर सीजीआई के कुछ अच्छे वर्ड्स हैं, ये वाकई आपको पढ़ने चाहिए एक बार अपने एग्जाम के लिए। नाउ इस सोसाइटी विच डिड नॉट एनकरेज इट्स सिटीजन्स टू क्रिटिकली थिंक, क्वेश्चन दी पावर्स दैट बी एंड एंगेज इन नॉन कन्फर्मिस्ट डेमोक्रेटिक डिस्कोर्स विल फेल टू प्रोग्रेस। ये बहुत अच्छे वर्ड्स हैं, प्लीज इसको रखिए। जब भी एथिक्स में टॉलरेंस वगैरह पे क्वेश्चन आएगा तो याद रखिएगा। अब जरा एक बार यहाँ पे ये वर्ड देखिए, डिड नॉट एनकरेज इट्स सिटीजन टू क्रिटिकली थिंक, ठीक है। ब्लाइंड फेथ के अगेंस्ट ये बहुत जरूरी होता है उस चीज को क्वेश्चन करना। अब कोई बैठ के बताने लगे कि नहीं नहीं हम अब पर्चा बनाएंगे आपका भविष्य बताएंगे, तो नहीं यार, आप क्वेश्चन तो कीजिए उस चीज को, कैसे कैसे बता सकते हो आप, क्योंकि तो ये जरूरी है। उस तरह की सोसाइटी में नहीं जाना है हमें वापस। डिसेंट्स इमर्ज नॉट फ्रॉम थिन एयर बट फ्रॉम ए डेमोक्रेटिक कल्चर ऑफ फियर्स डिबेट्स, लेकिन आजकल लोग डिबेट के नाम पे गालियां देने लगते हैं एक दूसरे को, तुम्हारा ओपिनियन ये है, तुम्हारा वो है। Abolition of slavery, annihilation of caste, emancipation of gender minorities and religious harmony, ये सब एक टाइम पर क्या कंसिडर किए जाते थे? डिसेंटिंग ओपिनियन ही तो कंसिडर किए जाते थे ना। जब राजा राम मोहन रॉय ने विडो मैरिज की बात की तो वो तो कहने के लिए तो यही है कि तुम तो अगेंस्ट जा रहे हो सोशल नॉर्म्स के, कल्चर नॉर्म्स के, बट आज वो चीज अप्रिशिएट की जाती है ना। चाइल्ड मैरिज के अगेंस्ट बात की गई, वो एक तरह पे एक टाइम पे डिसेंट ही माना जाता होगा, लेकिन अल्टीमेटली क्या हुआ, वो चीज सही साबित हुई। सोशल हार्मनी इन ए डेमोक्रेसी शुड नॉट बी अचीव्ड बाय फ्लशिंग आउट डिसेंट। हमें डिसेंट को फ्लश आउट नहीं करना है एक सोशल हार्मनी के लिए कि नहीं नहीं सब एक जैसे हो जाओ, एक जैसा सोचो, एक जैसा करो, एक जैसा बोलो। नो, दैट शुड नॉट, दैट विल नॉट ब्रिंग द सोशल हार्मनी। फॉर ऑल सिटीजन्स टू फील फ्री इन ए डेमोक्रेसी स्टेट मस्ट साइड विद द वीकर पॉपुलेशन। अब ये पॉइंट इनका थोड़ा सा मतलब डिस्प्यूटेबल लगता है, ठीक है। सुनने में थोड़ा अजीब लगेगा कि स्टेट मस्ट साइड विद द वीकर पॉपुलेशन who may be numerical और social minority, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो शायद कभी काम आ जाए। कवच, कवच को भी एक बार थोड़ा सा डिटेल में जान लेते हैं क्योंकि वो रेल एक्सीडेंट हुए हैं कुछ बहुत डेंजरस, तो शायद प्रीलिम्स में आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाए। कवच है क्या? देखिए एक सिग्नलिंग ट्रेन सिग्नलिंग सिस्टम है जो ट्रेन के कोलिजन को रोकने में मदद करता है, ठीक है। एंटी कोलिजन फीचर्स होते हैं इसमें। डेवलप किसने किया है? रिसर्च डिजाइन एंड स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, जो कि इंडियन रेलवेज के अंडर ही एक सब्सिडरी है। इट हैज बीन अडॉप्टेड एज आर नेशनल ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम, जिसे हम एटीपी कहते हैं। It adheres to Safety Integrity Level 4 (SIL4) standards and act as a vigilant watchdog over existing signaling system, altering the loco pilot when approaching the red signal and applying automatic brakes if necessary to prevent overshooting of the signal.
The system also relies on SOS message during emergency situation. The feature centralize live monitoring of train movement through network monitor system. ओके, और इसका सारा सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का कहाँ बना है, तो ये बना है इरीसैट सिकंदराबाद तेलंगाना में। नॉट इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम ऑब्वियसली, ओके, बट हाँ अब आइए कंपोनेंट्स क्या हैं इसके, हमें कंपोनेंट्स जानने हैं। फर्स्ट कंपोनेंट बेस्ड है RFID टेक्नोलॉजी पे। ये वही है जो अपन लोग टोल प्लाजा से जब निकलते हैं तो आजकल गाड़ियों पे चिपका लेते हैं ना, तो ऑटोमेटिकली पैसा कट जाता है, लाइन में नहीं लगना पड़ता। ओके, तो ये भी RFID टेक्नोलॉजी को ही यूज करता है। और RFID टेक्नोलॉजी में हम लोग क्या यूज करते हैं, रेडियो वेव्स। रिमेंबर दिस। It identify objects or individuals and utilize electromagnetic fields to automatically read wireless device information from a distance without physical contact or line in sight. Second component. Second component is locomotive, serving as driver's cabin. Okay, उसमें it is equipped with this RFID readers, a computer and a brake interface equipment comprising the second component. And third component is it encompasses radio infrastructure such as tower and modems strategically installed at railway stations to support the system functionally. Now challenges क्या है डिप्लॉयमेंट में, तो इसकी कॉस्ट एक बहुत बड़ा चैलेंज है। 50 लाख पर किलोमीटर इसकी कॉस्ट आती है। ओके, और उसके बाद भी जो कवरेज है वो लिमिटेड है, अप्रोक्सीमेटली 1500 किलोमीटर। So that poses a challenge in comprehensive implementation across 68,000 किलोमीटर रेल नेटवर्क। अब सोचिए 68,000 किलोमीटर रेल नेटवर्क एंड पर किलोमीटर कॉस्ट कितनी है, 50 लाख रुपीज। ये बहुत ज्यादा कॉस्ट चली जाएगी ना, राइट। सो इसलिए तो आप इसकी कॉस्ट मान लीजिए ये 1000, ओके, देन 10 मोर, अगर इसको हम ओवरऑल राउंड ऑफ करके 70 ले लें तो 350 और आ जाएगा। ओके, दैट मीन्स आपकी कॉस्ट करीब करीब कितनी चली गई, 35 लाख, 35 लाख एंड दैट इज 50 लाख पर किलोमीटर ना, तो इसके आगे लाख और लगाइए, राइट। ओके, 35,000 करोड़ जाएगा ये आपका, 35,000 करोड़ कॉस्ट जाएगी। ओके, तो वो जो एक्सीडेंट हुआ था उड़ीसा में, उसमें ये वाला कवच सिस्टम इंप्लीमेंट नहीं किया गया था उस रूट पे। ओके, बिगेस्ट फैक्टर वाज कॉस्ट। चलिए 3 कंपोनेंट जान लिए हमने उसके, वो जरूरी था। नाउ बेसिक ग्रुप। बेसिक ग्रुप आपको पता है ब्राजील, साउथ अफ्रीका, इंडिया, चाइना, ठीक है, ब्रिक्स से ही निकला था 2009 में ये। ओके, तो बेसिक ग्रुप, इसका एक ही सिंपल सा कहना है कि जीएसटी, ये इंडिया वाला जीएसटी नहीं, जीएसटी मतलब ग्लोबल स्टॉक टेक। ओके, तो ये कह रहे हैं कि ग्लोबल स्टॉक टेक शुड अकाउंट फॉर द फेलियर ऑफ डेवलप्ड नेशंस, दोनों चीज में, फंडिंग देने में भी और टेक्नोलॉजी शेयर करने में भी, दोनों में डेवलप कंट्रीज फेल रही हैं। ओके, global stock take is fundamental component of Paris Agreement. It evaluate the collective progress made in achieving the agreed goals. Okay. इसके साथ साथ बेसिक ग्रुप ने कंडेम किया यूनिलैटरलिज्म एंड प्रोटेक्शनिज्म। ये लोग आजकल जो बात करते हैं ना कि हम लोग ग्लोबलाइजेशन से थोड़ा रिवर्स जा रही है ना डेवलप कंट्रीज, कि डेवलपिंग कंट्रीज से हमारा इंपोर्ट बढ़ता जा रहा है और हमें अपने यहाँ पर ही इंडस्ट्रियलाइजेशन को प्रमोट करना है। फॉर एग्जाम्पल चिप मैन्युफैक्चरिंग यूएसए, ठीक है, उसने हैवीली सब्सिडी दी है वहां पर कंपनीज को कि आप यहीं पर चिप बनाइए। नाउ बेसिक ग्रुप कब बना था, 2009 में। हिमालयस नीड हेल्प, ठीक है, हिमालयस में सच में ग्लेशियर्स जो है ना बहुत बहुत तेजी से मेल्ट हो रहे हैं। याद कीजिए वो ग्लोफ अभी सिक्किम में हुआ था, ठीक है। वार्निंग ऑफ पोटेंशियल कैटेस्ट्रोफ इन हिमालयस वेयर ग्लेशियर्स आर मेल्टिंग एट एन अलार्मिंग रेट। डेवलप कंट्रीज शुड क्लैरिफाई द डिलीवरी ऑफ $100 बिलियन, जो आप कह रहे हो कि हमने तो पूरा कर दिया, तो कैसे किया बताइए। ओके, एंड प्रोड्यूस ए प्लान टू डबल एडेप्टेशन फाइनेंस टू $40 बिलियन a year, okay, per year by 2025. मलेरिया केस में हमने कल भी देख लिया था कि ग्लोबल लेवल पर तो इंक्रीज हुआ है थोड़ा सा, लेकिन इंडिया में डिक्रीज देखने को मिला है, दैट इज गुड थिंग। ज्ञान स्कीम, ठीक है, इसका 4th फेज शुरू किया जा रहा है, तो इसको भी जरा जान लेते हैं क्या थी ये। ठीक है, ग्लोबल इनिशिएटिव ऑन एकेडमिक नेटवर्क इन हायर एजुकेशन वाज लॉन्च इन 2015। ठीक है, अब तो हम 4th फेज इंप्लीमेंट करने जा रहे हैं इसका। 2015 से लॉन्च किया था, और किसने की थी, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, जो कि अब मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन बन गई है। इसका एम क्या था, टैपिंग द टैलेंट पूल ऑफ साइंटिस्ट एंड एंटरप्रेन्योर्स टू एंगेज विद इंस्टीट्यूट ऑफ हायर एजुकेशन इन इंडिया टू ऑगमेंट कंट्रीज एक्जिस्टिंग एकेडमिक रिसोर्सेज, एक्सलेरेट पेस ऑफ क्वालिटी रिफॉर्म्स एंड फर्दर स्ट्रेंथन इंडिया साइंटिफिक टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटीज। यहाँ पे हम लोग कोशिश ये करते हैं कि फॉरेन फैकल्टीज, ठीक है, फॉरेन फैकल्टीज इंडिया में आए, यहाँ की जो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट है उनमें आके टीचिंग करे कुछ टाइम के लिए। ओके, और इसके लिए इनको दिए जाते हैं करीब करीब 7 लाख रुपीज फॉर पर वीक, ओके, एक वीक के,
और अराउंड 12 लाख रुपीज अगर आप 2 वीक तक पढ़ाते हो तो। ओके, तो 3 फेज में हम कर चुके हैं, 4th फेज का इनिशिएट करना चाह रहे हैं। मोस्टली तो आप समझ ही सकते हो, आईआईटी एम्स इस टाइप के इंस्टीट्यूट में आगे पढ़ाते हैं ये लोग, लेक्चर देते हैं अपने। ओके, फॉरेन की जो बेस्ट फैकल्टीज है उनको बुलाने के लिए इंसेंटिवाइज किया जाता है इसमें, राइट। It envisages to achieve following objectives: increase the footfalls of reputed international faculty in Indian academic institutions, provide opportunity to our faculty to learn and share knowledge and teaching skills in cutting-edge areas, provide opportunity to our students to seek knowledge and experience from reputed international faculty, create avenues for possible collaborative research with international faculty, develop high-quality course material in niche areas through video and print that can be used by a larger body of students and teachers, and to document and develop new pedagogic method in emerging topics of national and international interest. Alright? और यहाँ पर गवर्नमेंट एक कोशिश भी कर रही है, इट इज प्लानिंग टू मेक ए रिपोजिटरी ऑफ ज्ञान लेक्चर्स अवेलेबल टू यूनिवर्सिटीज अक्रॉस इंडिया थ्रू एन ऑनलाइन कंसोर्टियम। ओके, ताकि ये लोग जो लेक्चर देके जाएं उनको ऑनलाइन दूसरे इंस्टीट्यूट्स के साथ भी बाद में शेयर किया जा सके। ठीक है, टू रोप इन एमिनेंट स्कॉलर फ्रॉम अक्रॉस द वर्ल्ड टू टीच एट इंडियन यूनिवर्सिटीज। फॉरेन फैकल्टीज ट्रेवल एंड ऑनरोरियम दिया जाता है, 7 लाख फॉर ए वीक, 12 लाख फॉर 2 वीक्स। क्लियर। म्यांमार में तो आपको पता ही है कि ये जो प्रो डेमोक्रेसी फाइटर्स हैं, ये लोग वहाँ की मिलिट्री जो रूल चल रहा है जनता उस पर काफी भारी पड़ रहे हैं। इस ऑपरेशन को याद रखिए, ये क्या है? इट इज द बिगेस्ट चैलेंज फेस्ड बाय म्यांमार आर्मी सिंस इट सीज द पावर। ठीक है, प्रो डेमोक्रेटिक फोर्सेज और म्यांमार आर्मी के अगेंस्ट जो लड़ाई चल रही है उसी को दिया गया है नाम ऑपरेशन 1027। ऐसे निमोनिक्स एग्जाम में आते हैं, प्लीज प्रीलिम्स में अगर ऐसा इजी क्वेश्चन आए तो गलत मत करना, ध्यान रखिएगा। ऑपरेशन 1027 आकुस। ओके, यूके, यूएस, ऑस्ट्रेलिया, इन लोगों ने आपस में कुछ डिसाइड किया है कि वी विल कॉपरेट इन हाई एंड टेक्नोलॉजी लाइक डीप स्पेस रडार, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड क्वांटम कंप्यूटिंग सिस्टम। ओके, आकुस कब लॉन्च हुआ था? सितंबर 2021 में, टू प्रमोट पीस सिक्योरिटी थ्रू आउट इंडो पैसिफिक। अब देखिए, आकुस हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है कि इंडिया पर इसका क्या असर पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि इंडो पैसिफिक रीजन है तो हमारा ना, ओके, ज्यादा तो हमारी नेवी एक्टिव रहती है। ओके, तो हमें इंडिया के कंटेक्स्ट में इस टॉपिक को प्रिपेयर करना चाहिए। तो चलिए देखते हैं। इंडिया एंड आकुस ग्रुप साइन कब हुआ है? 2021 में। ठीक है, मेजर हाईलाइट क्या रही है इसकी? शेयरिंग ऑफ यूएस न्यूक्लियर सबमरीन टेक्नोलॉजी विद ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया इन चीजों से दूर रहता था हमेशा, लेकिन चाइना का इतना प्रेशर बढ़ रहा है कि इवन उसने भी इस तरह के कॉपरेशन शुरू कर दिए। ठीक है, तो यूएस ने पहली बार किसी को सबमरीन टेक्नोलॉजी शेयर की है, वो भी न्यूक्लियर सबमरीन, ऑस्ट्रेलिया को। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि इनके तीनों के बीच में आपस में ट्रस्ट कितना है। और आज जो ऑस्ट्रेलिया है वो कुछ नहीं है यार, वो सब यूके के लोग आके बसे थे वहां पर। उन लोगों ने ऑस्ट्रेलिया को जब इनिशियली 17th सेंचुरी में स्टार्ट किया था, क्योंकि आफ्टर जब इन लोगों ने यूएसए में रेवोल्यूशन हुआ, ठीक है, इन लोगों ने ब्रिटेन को बाहर निकाल फेंका, ठीक है, आजाद हो गई ये। उसके बाद ब्रिटेन ने ऑस्ट्रेलिया को इधर यूज किया था एज अ पनिशमेंट, जेल की तरह, क्रिमिनल्स को भेजता था, ठीक है, एंटी सोशल एलिमेंट्स को भेजता था, और वो आकर धीरे धीरे सेटल होते गए। तो आज जो ऑस्ट्रेलिया में व्हाइट पॉपुलेशन है, दे आर नथिंग बट ऑल ब्रिटिश ओरिजिन। Okay, and they were sent as a prisoners. जो आज इतनी रिच लाइफस्टाइल जी रहे हैं, they were sent as a prisoners actually. Its Indo-Pacific orientation make it alliance against China. It involves new architecture of meeting and engagement between three countries as well as cooperation across emerging technologies like applied artificial intelligence, quantum technologies and undersea capabilities। और अब वो स्पेस वाला भी जोड़ दीजिए, स्पेस रडार। ठीक है, तो इन पर इनका कॉपरेशन बढ़ता जा रहा है। Its strategic consequences for India, ये हमारा कंसर्न है। See, strengthening ties with Australia. With Australia's upgraded scientific and technical capabilities, there is an opportunity for India to deepen its science and tech cooperation with Australia, which could eventually expand to sensitive strategic areas. This would enhance India's own technological capabilities and contribute to regional peace and security. फिर, recognizing the continuing global strategic salience of Britain, India tends to neglect the strategic importance of Britain, बट आकुस डील में बूस्ट यूकेस प्रोफाइल इन एशिया। अब आप देख सकते हो सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद ब्रिटेन पैसिफिक ओशियन और इसमें ज्यादा नहीं आता है, वो कंसर्न ही नहीं रहता ज्यादा, न चाइना के बारे में ना पैसिफिक ओशियन के बारे में। बट ये अलायंस करके, आकुस करके, यूके ने बताया था दैट वी आर रिटर्निंग टू द पैसिफिक। एक टाइम वर्ल्ड की स्ट्रॉन्गेस्ट नेवी हुआ करती थी यूके के पास, राइट। तो एनीवे, इंडिया कुड एक्सप्लोर अपॉर्चुनिटीज फॉर क्लोजर कॉपरेशन विद ब्रिटेन। और अब तो ब्रिटेन यूरोपियन यूनियन से अलग भी हो गया है, ठीक है। और याद कीजिए, इंडिया यूके एफटीए हम लोग नेगोशिएट कर ही रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ब्रिटेन अब वापस से अपनी वो
पोजीशन रिक्लेम करना चाहता है वर्ल्ड में, जो एक टाइम पे उसकी थी। तो इंडिया के लिए बहुत अच्छा मौका है कि वो यूके के साथ अपने जो कोलैबोरेशन है वो बढ़ाए। तो उसमें फर्स्ट स्टेप है हमारा कि हम इनके साथ पहले तो एफटीए साइन करें, उसके बाद फिर देखेंगे कि डिफेंस में, स्ट्रेटेजिक में और टेक्नोलॉजिकल में हम क्या कोऑपरेट कर सकते हैं। Embracing the idea of Anglosphere, despite India's difficult past relation with Anglosphere, the AUKUS deal has brought enduring geopolitical bonds between US, UK, Australia, Canada and New Zealand. Okay, और यही आपकी वो I5 का अलायंस भी है इनका, ठीक है। The Anglosphere is called the word of English speaking people bound by common political belief, similar legal tradition and shared geopolitical interest. India could explore opportunities to expand its ties with English-speaking world, particularly in areas of technology and defense. और इंडिया की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ भी यही है कि वर्ल्ड की सबसे लार्जेस्ट स्पीकिंग इंग्लिश स्पीकिंग पॉपुलेशन हमारे ही पास है, चाइना के पास नहीं है। चाइना के लोग ज्यादा इंग्लिश नहीं बोलते हैं। Developing a unique set of arrangement, both with the US seeking to boost strategic capabilities of its allies and partners in Indo-Pacific, India has the rare opportunity to develop its own set of arrangement with US and its allies. Okay, और हमें भी क्या चाहिए यूएस से? मिलिट्री और डिफेंस टेक्नोलॉजी से तो चाहिए ना। हम भी तो यही चाहते हैं ना यूएस के साथ कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, क्वांटम कंप्यूटिंग में, स्पेस में आप हमारे साथ भी कोलैबोरेट कीजिए, ठीक है। एंड वी आर ऑल्सो डेमोक्रेटिक कंट्री, ठीक है, एज वेल एज लिबरल कंट्री एंड ए सेक्युलर एज वेल, ओके, रिपब्लिक टू, ठीक है। तो ये सारे फीचर्स हमारे वही हैं जो बिल्कुल मैच करते हैं यूके के साथ भी, यूएसए के साथ भी और ऑस्ट्रेलिया के साथ भी, ठीक है। तो कहीं ना कहीं you can say that India is a natural partner with these countries. Okay, so we should involve a closer military cooperation, joint exercises, intelligence sharing, among other things. But at the same time, India अपने इंटरेस्ट सेफगार्ड कैसे रखेगा? अगर यूएस, यूके जैसी कंट्रीज यहाँ एक्टिव होंगी तो इंडिया अपने सेफगार्ड कैसे रखेगा? अपनी थोड़ी सी एक जो रीजनल हेजमोनी है उसको कैसे मेंटेन करेगा? बिल्कुल कर सकता है। एक्सप्लोरिंग अपॉर्चुनिटीज फॉर कोलैबोरेशन, ठीक है। हमें कोई कन्फ्रंट नहीं करना इन कंट्रीज को कि आप हमारे रीजन में क्यों आ रहे हो, हमें तो कोलैबोरेट करना है उनके साथ। We should explore the opportunities for collaboration and technology transfer. This is important. Technology transfer with AUKUS countries, while also ensuring that its own national security interests are not compromised. India can seek collaboration with AUKUS countries in areas such as maritime security, cyber security, intelligence sharing. Maintaining balance. India should maintain a balance between its engagement with AUKUS and other key partners like Russia, France, and Japan. ठीक है, क्योंकि ये सब भी पैसिफिक में एक्टिव हैं। India should avoid being drawn into zero-sum game and strive to maintain strong ties with all relevant countries. हमें इस गेम का पार्ट नहीं बनना है, ठीक है, कि चाइना के अगेंस्ट है, चाइना के अगेंस्ट है तो हम भी पार्टनर बन जाए, नहीं। जहां हमारे इंटरेस्ट लाई होंगे वहां हमें उनका साथ लेना है। This is particularly important given the complex geopolitical landscape of Indo-Pacific region. Strengthening Quad. India should work towards strengthening the Quad, which could provide a counterbalance to AUKUS and help promote a rule-based regional order. अल्टीमेटली ये ज्यादा जरूरी है क्योंकि सभी कंट्रीज वहां एक्टिव रहेंगी, बट जो भी करो उसका इस रीजन में एटलीस्ट देयर शुड बी सम रूल्स एंड एवरीवन शुड फॉलो दैट। इंडिया शुड लीवरेज द क्वाड टू प्रमोट रीजनल स्टेबिलिटी एंड बैलेंस ऑफ पावर, एंश्योरिंग इंटरेस्ट ऑफ स्मॉलर कंट्रीज, ठीक है, छोटी कंट्रीज भी हैं काफी सारी पैसिफिक आइलैंड में। नाउ इंडिया नीड्स टू एंश्योर दैट इंटरेस्ट ऑफ स्मॉलर कंट्रीज इन द रीजन नॉट ओवरलुक्ड इन एनी एंगेजमेंट विद AUKUS. India should take a leadership role in promoting a cooperative and inclusive approach to regional security issues. And this could involve initiatives such as capacity building of smaller countries in the region and promoting greater regional integration connectivity. Right? तो ये 3-4 पॉइंट आप लिख सकते हो कि इंडिया कैसे अपने इंटरेस्ट सेफगार्ड कर सकता है। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए 6 एक्सो प्लैनेट फाउंड, ये सब चलता रहता है न्यूज में, बहुत से प्लैनेट आते रहते हैं, उनको कुछ ना कुछ इस तरह के नाम दे दिए जाते हैं, बट ये सब यूपीएससी में ना तो आपको याद रहेगा और ना ये सब पूछा जाएगा, ठीक है। बीसीजी वैक्सीन है तो ये टीबी से रिलेटेड है। टीबी में आप जानते ही हो, हम लोग ऑलरेडी मेंस 450 प्लस में वो सारे डायमेंशन कवर कर चुके हैं जो एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है। एलिमिनेशन का टारगेट क्या सेट किया ये आप मुझे बताओ कमेंट सेक्शन में, टीबी कब तक एलिमिनेट करना चाहते हैं हम, ठीक है। और बीसीजी वैक्सीन को लेकर अभी ट्रायल करने की कोशिश की जा रही है, बट इवन WHO डज नॉट करेंटली रेकमेंड प्रोग्रामेटिक और पायलट बीसीजी रीवैक्सीनेशन इवन इन हाई बर्डन कंट्रीज सच एज इंडिया, ओके, क्योंकि काफी प्रॉब्लम है इसमें। Waning protection even in children, the protective effect of BCG vaccine does not last long. Okay, ये कोविड रिलेटेड प्रीटर्म बर्थ ये सब आपकी यूपीएससी काम का नहीं है, वैसे टाइम पास के लिए पढ़ना है तो शौक से पढ़ो। यहाँ पर आर्टिकल है, मलेशिया ने क्या किया था, वीजा फ्री एंट्री दे दी इंडिया के टूरिस्ट को, ठीक है। सिर्फ इंडिया को ही नहीं, चाइना को भी दे रखी है, इंडिया को भी दे रखी है और ऐसी कई कंट्रीज को दे रखी है। उसी तरीके से अगर हम इंडिया की बात करें तो श्रीलंका ने भी हमें वीजा फ्री एंट्री दे रखी है, थाईलैंड ने भी दे रखी है। इसका पर्पज क्या होता है,
पर्पस सिर्फ ये होता है कि ये जो मलेशिया, थाईलैंड, श्रीलंका है, इनकी इकोनॉमी बेस है टूरिज्म पे। ऑलराइट, और सबसे ज्यादा टूरिस्ट जाते हैं वर्ल्ड ओवर चाइना से, और उसके बाद सेकंड नंबर पे इंडिया से। ओके, तो एक टूरिज्म इंडस्ट्री को अगर कोई कंट्री प्रमोट करना चाहेगी तो क्या चाहेगी सबसे पहले, कि इनको पहले तो वीजा फ्री रिजीम दो, ठीक है, और ज्यादा हमेशा के लिए नहीं दी जाती, 30 डेज के लिए दी जाती है, ठीक है, आप 30 डेज तक आके यहाँ स्टे कर सकते हो। और अभी ये सिर्फ 1 साल के लिए एक्सटेंड की गई है, बट ऑब्वियसली बात है वो तो डिपेंडिंग टाइम टू टाइम की जा सकती है। बट एट द सेम टाइम वीजा फ्री एंट्री दे भी रहे हो ना, तो दे शुड बी कंसर्न अबाउट दिस इलीगल इमिग्रेशन। कई बार गलत लोग भी आ जाते हैं इलीगली, ठीक है, तो ऐसे में फिर उनको सिक्योरिटी चेक भी करने पड़ते हैं अच्छे से अपने यहाँ के। और वेस्ट इंडीज, कैरिबियन आइलैंड में ऐसी कई कंट्रीज हैं जो इस तरह की फैसिलिटीज देती हैं, क्योंकि उनकी पूरी इकोनॉमी टूरिज्म और फिशिंग पे डिपेंडेंट है। यहाँ पे COP28 ने पहली बार फोकस किया है थोड़ा सा हेल्थ पर, क्योंकि देखिए हेल्थ पर क्लाइमेट चेंज के इम्पैक्ट तो बहुत क्लियरली दिख रहे हैं सबको। देयर इज अ कनेक्शन बिटवीन हेल्थ एंड क्लाइमेट चेंज इज एविडेंट। Health is not a stranger to climate change talk. UNFCCC recognize the health impact of climate change. ठीक है, तो इन्होंने ऑफिशियली डिक्लेयर किया है हेल्थ डे। COP28 यूएई दुबई में हो रहा है। ऑन क्लाइमेट एंड हेल्थ इंक्लूड डायलॉग ऑन मिटिगेटिंग एमिशन। ठीक है, हेल्थ सेक्टर से भी एमिशंस होते हैं। जब हम हेल्थ के इक्विपमेंट बनाते हैं काफी सारे, तो obvious सी बात है उनको बनाने में भी कुछ एनर्जी यूज होती है, तो वो कार्बन फुटप्रिंट होते हैं उसके। Health sector adaptation, mainstreaming the health into climate policies and sticky questions of climate finance for health. Okay, so it does not declaration does not mention the fossil fuel. Intensifying efforts for early detection of zoonotic spillover to prevent future pandemic. This is an important point. Okay, इसी के लिए हम लोगों ने वो सब इनिशिएटिव वर्ल्ड ओवर चलाया ना, वन हेल्थ अप्रोच। उसका गोल तो यही है कि सिर्फ इंसान की हेल्थ नहीं, एनिमल्स, बर्ड्स, एवरीवेयर। क्यों? क्योंकि आज जो भी बड़े डिजीज आ रहे हैं वो कहाँ से आ रहे हैं? जूनोटिक्स, एनिमल से ही आ रहे हैं। ठीक है, फॉसिल फ्यूल को आपने मेंशन किया नहीं है, जबकि दे आर दी ड्राइवर ऑफ हेल्थ थ्रेट्स। एम्फेसाइज द नीड टू एंड फॉसिल फ्यूल डिपेंडेंस। If we move from fossil fuel to renewable energy, for instance, we reduce preventable death by air pollution. इंडिया का स्टैंड क्या था? इन इंडिया पार्टिकुलेट एयर pollution is said to be the greatest threat to human health and had heat related death. The NDC thus far have focused on reducing emission intensity. ये तो हमने बात की थी, और इसको बढ़ा के 45% भी कर दिया है। ठीक है, फर्स्ट INDC में हमने 35 रखा था गोल, फिर इसको बढ़ा के 45 कर दिया, एंड अपडेटेड INDC। ओके, एंड ट्रांजिशनिंग टू नॉन फॉसिल फ्यूल सोर्सेज, हमने कहा है हमारी 50% जो इलेक्ट्रिसिटी आएगी वो नॉन फॉसिल सोर्सेज आएगी, एंड क्रिएटिंग एडिशनल कार्बन सिंक, दैट इज 2.5 बिलियन टन। ओके, हम फॉरेस्टेशन वगैरह करके इसको प्रमोट करेंगे। इंडिया विल बी लार्जेस्ट कॉटन प्रोड्यूसर। अभी हम लोग सेकंड नंबर पे आते हैं। इसके लिए हमने एक स्कीम चलाई है, PM मित्र। ये सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम है, और उसके अंदर में हम लोग क्या करते हैं, वी विल सेट अप मेगा टेक्सटाइल पार्क एंड प्रमोट एंटायर वैल्यू चेन, यानी कि कॉटन से लेकर फाइनल क्लोथ बनने और उसके एक्सपोर्ट तक की पूरी वैल्यू चेन पर फोकस करती है PM मित्र स्कीम। इसके अलावा नेशनल टेक्निकल टेक्सटाइल मिशन भी बनाया हमने। ठीक है, मैंने आपको टेलीग्राम ग्रुप में एक टेबल बना के दिया था कि टेक्निकल टेक्सटाइल कहाँ कहाँ यूज किया जा सकता है। ठीक है, और कोई बड़ी बात नहीं है कि यूपीएससी प्रीलिम्स में आपको 6-7 ऑप्शन देके पूछ सकता है, और पूछ सकता है कि यहाँ पर इनमें से टेक्निकल टेक्सटाइल का यूज कहाँ कहाँ हो सकता है। ठीक है, तो प्लीज एक्टिव रहिए टेलीग्राम ग्रुप पे, और इंडियन एक्सप्रेस का डिस्कशन एक भी दिन मिस मत कीजिए, क्योंकि तभी आप वो अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर पाओगे कि आप बहुत इजीली इस पेपर को हैंडल कर पाओगे। इट इज ऑल अबाउट कि आप अपने ब्रेन में इंफॉर्मेशन को प्रोसेस कैसे करते हो, वही आपका मेंस निकलवाएगा। इट्स नॉट अबाउट अ रॉट लर्निंग सॉर्ट ऑफ थिंग, नहीं कर सकते रॉट लर्निंग से, क्योंकि क्वेश्चन ओपन एंडेड आते हैं यहाँ पर बहुत ज्यादा। यू हैव टू थिंक, यू हैव टू मेक द आंसर। और टेक्निकल टेक्सटाइल मिशन भी लेकर आए हम, विच विल प्रमोट रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन टेक्निकल टेक्सटाइल। टेक्निकल टेक्सटाइल आर एक्चुअली हैंडमेड फैब्रिक meant फॉर स्पेसिफिक फंक्शन, जैसे फायर सूट बनाने में। इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्री अचीविंग $250 बिलियन बाय 2030 ये गोल रखा गया है, और $100 बिलियन का एक्सपोर्ट कर पाए। स्टेट ऑफ आर्ट टेस्टिंग लेबोरेटरीज एस्टैब्लिश की जाएगी नेशन वाइड, ताकि हाई क्वालिटी के टेक्सटाइल प्रोडक्ट बनाए जा सकें। क्योंकि यार देखो, क्वांटिटी वाइज नहीं हो, कुछ नहीं करना है हमें। क्वांटिटी ज्यादा एक्सपोर्ट करेंगे उससे कुछ नहीं होगा, वैल्यू ज्यादा होनी चाहिए। क्वांटिटी कम भी हो तो एटलीस्ट वो कपड़े इतनी बढ़िया क्वालिटी के हों कि वहां पर प्राइस बहुत अच्छा मिले आपको। तो हमें वैल्यू टर्म में $100 बिलियन का एक्सपोर्ट अचीव करना है। हम कोई टन्स में नहीं कर रहे हैं कि इतना एक्सपोर्ट करना है, इतना क्वांटिटी। क्वांटिटी मैटर नहीं करती, वैल्यू मैटर करती है। फिर इंट्रोड्यूस किया गया है कस्तूरी कॉटन भारत ब्रांड, which is claimed to be the traceable using blockchain technology and that it would be carbon positive, यानी कि इसको बनाने में जो emissions होंगे वो कार्बन पॉजिटिव रहेंगे। ठीक है, ड्रोन बेस्ड पेस्टिसाइड भी हम लोग स्प्रे कर रहे हैं आजकल कॉटन को ग्रो करने में।
Okay, use of innovation and internet of things will benefit Indian cotton farmers. अब कॉटन के बारे में मैं आपके साथ करने वाला हूं पूरा डिटेल डिस्कशन, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए, पहले तो ये वर्सेटाइल क्रॉप है, ये सब में यूज होता है, फूड में यूज होता है, फीड स्टॉक एज अ फीड यूज किया जाता है, ठीक है, एज अ फाइबर भी यूज किया जाता है, इंक्लूडिंग टेक्सटाइल बनाने में, कुकिंग ऑयल में, लाइव स्टॉक को फीड करने में। ओके, हाउ एवर रिसेंट ईयर में क्या हुआ है, कॉटन प्रोडक्शन और ईल्ड ये डिक्लाइन हुई है। क्यों हुई है वो अभी देखते हैं। ठीक है, सबसे पहला सिग्निफिकेंस क्या है कॉटन का। कॉटन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कमर्शियल क्रॉप है, पहली बात तो। ठीक है, कमर्शियल क्रॉप है। अब आप मुझे बताइए, क्या इस पे एमएसपी दी जाती है या नहीं। ठीक है, मैंने आपके साथ डिस्कस की थी, अभी 2 दिन पहले ही डिस्कस किया है। क्या कॉटन पे एमएसपी दी जाती है। एंड इट अकाउंट फॉर 25% ऑफ ग्लोबल कॉटन प्रोडक्शन। ठीक, सी इंडिया का कंट्रीब्यूशन देख रहे हो आप, 25% है ग्लोबल का, दैट इज गुड थिंग। इसे व्हाइट गोल्ड भी कहते हैं। Around 67% of India's cotton is grown in rain-fed areas, okay, and 33% on irrigated areas. अभी इस तरह के फैक्ट्स भी याद रखिए। कहने के लिए लगेगा कि यार जहाँ इरिगेशन होगा वहीं ग्रो किया जाता होगा ना ज्यादा, तो लेकिन नहीं, 67% रेन फेड एरियाज में ग्रो किया जाता है, 33% इरिगेटेड एरियाज में। ग्रोइंग कंडीशन क्या होनी चाहिए, तो इसको एक हॉट एंड सनी क्लाइमेट की जरूरत पड़ती है विद ए लॉन्ग फ्रॉस्ट फ्री पीरियड। इट इज मोस्ट प्रोडक्टिव इन वार्म and humid climatic condition. Cotton can be successfully grown in range of soil types, including well-drained deep alluvial soil in northern region, variable depth black soil, ठीक है, सेंट्रल रीजन में होती है, टेकन प्लेट्यू, एंड मिक्स्ड ब्लैक एंड रेड सॉइल इन सदर्न जोन। ठीक है, तो आप कह सकते हैं नॉर्दर्न रीजन में भी ग्रो होता है, सेंट्रल रीजन में भी होता है, और सदर्न रीजन में भी होता है। While cotton exhibits some tolerance to salinity, it is highly sensitive to waterlogging, emphasizing importance of well-drained soil in cotton farming. देन स्पीशीज ऑफ कॉटन, कल्टिवेटेड कॉटन। तो अपनी एग्जाम के लिए याद रखिए, वी ग्रो ऑल 4 स्पीशीज ऑफ कल्टिवेटेड कॉटन। ओके, ऑल 4, नाम इंपॉर्टेंट नहीं है, बट हमारे यहाँ चारों तरह के कॉटन स्पीशीज ग्रो किए जाते हैं। मेजोरिटी ऑफ कॉटन प्रोडक्शन कम फ्रॉम 10 मेजर कॉटन ग्रोइंग स्टेट्स, ओके, जो कि रिप्रेजेंट करते हैं 3 डाइवर्स एग्रो इकोलॉजिकल जोन को। और वो कौन से हैं, नॉर्दर्न जोन में पंजाब, हरियाणा एंड राजस्थान, ठीक है, सेंट्रल में गुजरात, महाराष्ट्र एंड मध्य प्रदेश, और ये पूरा ब्लैक सॉइल में होता है, ब्लैक सॉइल यहाँ की है। ठीक है, सदर्न रीजन में तेलंगाना, आंध्रा, कर्नाटका एंड तमिलनाडु। सिग्निफिकेंस, just like coconut, it serves as a source of three essential components. First, as a fiber, the white fluffy fiber और lint कहते हैं जिसको, it constitute around 36% of raw unground cotton. That is primary source of textile industry. This lint. Okay. The rest is 62% seed. ठीक है, जो फाइबर जो ग्रो होता है व्हाइट व्हाइट पफी कलर का हम जो देखते हैं, ठीक है, उसमें से 36% आपका लिंट होता है, 62% होते हैं सीड, ठीक है, जिससे ऑयल वगैरह बनाया जाएगा, और 2% होते हैं वेस्ट। Now, cotton command 2/3 share of India's total textile fiber consumption. Cotton seed contain 13% oil, which is used for cooking and frying. कॉटन सीड केक जो ऑयल निकालने के बाद बच जाता है, इज इंडिया सेकंड लार्जेस्ट फीड केक, ओके, फॉलोइंग सोयाबीन। फीड द लेफ्ट ओवर कॉटन सीड केक, ये वाला जो बच जाता है, comprise 85% of the seed and is valuable protein rich feed ingredient for livestock and poultry. Cotton seed oil rank as country's third largest domestically produced vegetable oil after mustard and soybean. Okay, सबसे ज्यादा ऑयल हम लोग मस्टर्ड से निकालते हैं, जिसे हम लोग शायद हिंदी में, आई डोंट नो, आई डोंट नो मस्टर्ड को हिंदी में क्या बोलते हैं, आपको पता हो तो बता देना। ओके, उसके बाद सोयाबीन से ऑयल लेते हैं, ठीक है, और उसके बाद हम लोग थर्ड कॉटन से। ठीक है, ये रैंक भी याद रखिएगा फ्रेंड्स की। व्हाट लेड टू रैपिड इंक्रीज, अब देखिए काफी 2003 में जब बीटी टेक्नोलॉजी यूज की गई ना जीएम क्रॉप कॉटन में, तो बहुत तेजी से इंक्रीज हुआ, गुजरात को सबसे ज्यादा बेनिफिट हुआ इस चीज का, बट उसके बाद सब्सिक्वेंट डिक्लाइन देखने को मिला हमें कॉटन प्रोडक्शन में। तो ये रीजन जानना बहुत जरूरी है। Between 2001 to 2013, India witnessed a remarkable surge in cotton production, primarily attributable to BT, Bacillus thuringiensis technology. ओके, जीएम कॉटन हाइब्रिड विद बीटी जीन, ये अलाउ कर दिया था हमने, बट ये कॉम्बेट कर रहा था अमेरिकन बुलवॉर्म इंसेक्ट पेस्ट को। ओके, तो इससे हमारी जो ईल्ड थी वो बहुत सर्ज हुई, 278 केजी पर हेक्टेयर से 566,
देखिए कितना बेनिफिट होगा किसानों को, ठीक है। और इसके साथ साथ इंक्रीज देखने को मिला कॉटन सीड ऑयल और केक प्रोडक्शन में भी। हाउएवर द गेन अचीव थ्रू बीटी टेक्नोलॉजी वर शॉर्ट लिव एंड पोस्ट 13-14 कॉटन प्रोडक्शन एंड यील्ड बिगिन टू डिक्लाइन। अब देखिए ये कॉटन प्रोडक्शन यहाँ पहुंचा था 398 पे, गिर के वापस आ गया 344 पे, ठीक है। 2013 में हमने पीक किया, ठीक है। 2001 में यहाँ थे 140 पे, 2013 में हम यहाँ पहुंचे 398 पे, बट वापस से हम गिर के 343 पे आ गए। और इस तरह लेंट यील्ड की बात करें तो 278 से बढ़ के हम 566 पहुंचे हाईएस्ट, फिर वापस से नीचे आ गए। तो इसका रीजन क्या है? Now, the primary factor responsible for decline was emergence of pink bollworm. This is important. Okay, this pink bollworm larvae invade the cotton balls. It causes cotton plants to produce less cotton, and cotton produced is of lower quality. Quality. This is a concern. ठीक है, जो मैं आपको ऊपर कह रहा था कि हमें वैल्यू चाहिए, उतनी अच्छी टेस्टिंग लैब बनानी पड़ेगी कि हम बेस्ट क्वालिटी का टेक्सटाइल बना सकें। नाउ अनलाइक पॉलीफेगस अमेरिकन बुलवॉर्म जिसके अगेंस्ट बीटी कॉटन ने रिलीफ दिया था, ठीक है, दिस पीबीडब्ल्यू पिंक बुलवॉर्म दिस इज मोनोफेगस, ओके, फीडिंग मेनली ऑन कॉटन व्हिच कंट्रीब्यूटेड टू डेवलपमेंट ऑफ रेजिस्टेंस अगेंस्ट बीटी प्रोटीन। Continuous cultivation of BT hybrids led this pink bollworm population developing resistance and replacing susceptible one, ठीक है। इसने रेजिस्टेंस डेवलप कर लिया अगेंस्ट द बीटी हाइब्रिड। 2014 Gujarat experienced an unusual surge in pink bollworm larvae survival on cotton flowers 60-70 days after planting. In 2015 Andhra Pradesh, Telangana, Maharashtra also reported pink bollworm infestation. In 2021 even Punjab, Haryana and northern Rajasthan saw heavy infestation of the pest for the first time. Okay, so the reason is this pink bollworm. इसकी वजह से हमारी कॉटन की यील्ड और प्रोडक्शन डिक्रीज हो रहा है। ओके, सो हमने कॉटन के बारे में अच्छे से डिटेल में कवर कर लिया। टी प्रोडक्शन की बात करें तो इंडिया टी प्रोडक्शन इंक्रीज बाय 12.06%। उसको भी कभी हम डिटेल में कवर करेंगे क्योंकि इनकी कंडीशंस याद रखना बहुत जरूरी होती है। यूपीएससी आपको प्रीलिम्स में कई बार पूछ लेता है कि इस क्रॉप को ग्रो करने के लिए क्या क्या कंडीशन सुटेबल है, ठीक है, या रिवर्स भी पूछ सकता है, वो आपको कंडीशन दे देगा कि एक क्रॉप है वो इस टेम्परेचर पे ग्रो होता है, ऐसी ऐसी सॉइल में ग्रो होता है। अब 4 ऑप्शन देखिए, गैस कीजिए कौन सा क्रॉप है, ठीक है। तो इस तरह की चीजें भी पूछी जाती हैं। ओके, रेस्ट इज जस्ट स्पोर्ट्स। सो आई होप कि आपको ये लेक्चर और ये डिस्कशन पसंद आ रहा हो, एंड पसंद आ रहा तो प्लीज डू गिव योर लाइक एंड डू गिव योर कमेंट, ओके, सो दैट हम लोग इसी तरीके से डिस्कशन को हमेशा कंटिन्यू कर सकें। एंड डू ज्वाइन द टेलीग्राम ग्रुप, ओके, काफी चीजें होती है जो वहां पे शेयर की जाती है डायरेक्ट। सो थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन, हैव ए ग्रेट डे एंड कीप लर्निंग।